चलो, बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी का। और आज फाइनली अपन पहुंच चुके हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल को भी एक्चुअली में जो शुक्ल जी उन्होंने दो खंड में विभाजित कर रखा है, गद्य खंड में अलग और पद्य खंड में अलग। तो इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार जो हमारी जो यात्रा यहाँ तक हम पहुंचे हैं, जिस यात्रा में, उसको हम एक बार रिवाइज करवा दूँ। हमने क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा है, कैसे कैसे करा है। ठीक है। तो उसपे आपको पता होगा कि हमने सबसे पहले जो वीरगाथा काल पढ़ा, सबसे पहले तो है ना, सबसे पहले भूमिकाएं पढ़ी, क्योंकि वीरगाथा काल ये सब शुरू करने से पहले क्या है ना, भूमिकाएं भी है। तो भूमिकाओं भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, वहां से भी प्रश्न बनता है। उसके बाद हमने जब प्रकरण पढ़े ना, प्रकरण से पहले काल विभाग पढ़ा, तो काल विभाग भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनता है। उसके बाद जब हमने आदिकाल पढ़ा, तो आदिकाल का नाम हमने वीरगाथा काल क्यों रखा, यानी कि शुक्ल जी ने क्यों नाम दिया, उसका कारण पढ़ा। और उसमें कितने प्रकरण थे, उसमें जितने ही प्रकरण थे, 4 प्रकरण थे उसमें टोटल, है ना। वो चारों के चारों प्रकरण हमने पढ़े थे। ठीक है। 4 प्रकरण कौन कौन से थे उसमें से? जिसमें से आदिकाल का था पहला तो सामान्य परिचय, दूसरा था अपभ्रंश काव्य, फिर तीसरा था उसमें देश भाषा काव्य, और चौथा था फुटकल रचनाएं। अब आप कहोगे याद कैसे करें, तो याद करने की कोई ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं ना यार, याद आसानी से याद हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी जब शुरू करेगा 4 प्रकरण पहले, है ना, तो पहला तो रखेगा सही सामान्य परिचय। ठीक है ना, सामान्य परिचय यहाँ लिख भी रहा हूँ मैं, ताकि जो यूट्यूब पे देखेंगे उनको दिख जाएगा। अब जो दूसरा वाला जो पार्ट होगा उसका नाम है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपभ्रंश काव्य, इससे पहले जब हिंदी साहित्य शुरू हुआ तो इससे पहले कौन सा काव्य था यार? अपभ्रंश काव्य था ना। तो दूसरा चैप्टर हो गया अपभ्रंश का काव्य, क्योंकि पहले जो हिंदी साहित्य की धारा है वो कहाँ से चलती हुई आ रही है उसका तो बताना पड़ेगा ना यार। फिर आता है हमारा हिंदी साहित्य का काव्य, जिसे हम देश भाषा काव्य भी कहते हैं, यानी कि हमारी भाषा में लिखा गया काव्य। बोला फिर चौथा क्या होगा जब देश भाषा ये हो गया? तो मतलब जो बच गए मतलब फुटकल रचनाएं, खत्म बात। फुटकल रचनाएं हो गई 6 के 6, खत्म बात। अब आता है अपना दूसरा वाला काल, जिसे हम कहते हैं क्या? भक्ति काल। जिसे भक्ति काल के साथ साथ पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। अब इसमें कितने प्रकरण है? 6 प्रकरण है टोटल, 6 प्रकरण। कितने प्रकरण है? 6। अब 6 प्रकरण है तो नाम कैसे याद करेंगे? अरे आसान है यार। सबसे पहला सामान्य परिचय, खत्म बात। अब आपको पता है इसके अंदर हम ज्ञानाश्रय शाखाएं पढ़ते हैं और एक प्रेम मार्ग की शाखा पढ़ते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा में हम पढ़ते हैं संतों को और सूफियों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। और प्रेम मार्ग की शाखा में हम राम को और कृष्ण को पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ऐसा है बिल्कुल, है ना। और एक अपन जैसे सगुण धारा निर्गुण धारा पढ़ते हैं, ऐसा है बिल्कुल। तो निर्गुण में, सगुण में तो अपन पढ़ते हैं राम को और कृष्ण को, और निर्गुण में पढ़ते हैं अपन इनको, सूफियों को और संतों को। ठीक है। तो भक्ति काल के अंदर पहला हो जाएगा फिर से सामान्य परिचय। दूसरा क्या हो जाएगा अपना? दूसरा हो जाएगा प्रेम मार्ग की शाखा, यानी कि सूफी साहित्य। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, दूसरा हो जाएगा निर्गुण धारा में संत कवि। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, वो तो सामान्य परिचय। फिर संत साहित्य, तीसरे में फिर सूफी साहित्य, फिर चौथे में फिर राम साहित्य, और पांचवें में हो जाएगा अपना कृष्ण भक्ति साहित्य। फिर छठा कौन सा बचा? वही अन्य फुटकल कवि, यानी कि फुटकल रचनाएं। ठीक है ना। तो वो वाले इस प्रकार से 6 प्रकरण हमारे डिवाइड हो जाएंगे इसमें से। ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, जैसे 6 प्रकरण है, अगर मान लो भक्ति काल में, तो पहला सामान्य परिचय, दूसरे में संत साहित्य, तीसरे में सूफी साहित्य, चौथे में राम भक्ति साहित्य, पांचवें में कृष्ण भक्ति साहित्य, छठे में फुटकल कवि। खत्म हो गया भक्ति काल, खत्म। अब जब रीतिकाल हमने शुरू किया था, रीतिकाल सबसे आसान था। 3 प्रकरण है केवल, कौन कौन से? सामान्य परिचय एक, रीति के ग्रंथकार कवि और रीति के अन्य कवि, खत्म बात। भाई सामान्य परिचय में तो इंट्रोडक्शन हो गया, रीति के ग्रंथकार कवि में वो कवि हो जाएंगे जिन्होंने रीतिकाल को फॉलो किया है, और रीति के अन्य ग्रंथकार कवि में वो कवि हो जाएंगे जिन्होंने रीतिकाल में रहते हुए ग्रंथ तो लिखे हैं, परंतु रीति की परंपरा पे बंधी हुई परिपाटी से नहीं जुड़े हैं, खत्म बात। ठीक है ना। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का मैं आपको बता दूं, आधुनिक काल में कितने प्रकरण हैं। आधुनिक काल में लगभग हम पढ़ेंगे 6 प्रकरण के बारे में। जैसे जिसमें पहला हो जाएगा अपना सामान्य परिचय, गद्य का विकास। ठीक है ना, क्योंकि गद्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना पूरा, कि गद्य खंड पहले ही पढ़ेंगे अपन, है ना। तो प्रकरण 1 और प्रकरण 2 तो इसी में हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा अपने लगभग प्रकरण 1 प्रकरण 2 फिर से हो जाएगा गद्य का प्रवर्तन, यानी फिर उसमें सामान्य परिचय है, फिर गद्य का प्रवर्तन है, फिर प्रथम उत्थान है, यानी कि प्रथम उत्थान कौन सा? भारतेंदु युग का। फिर द्वितीय उत्थान है, इसमें द्विविधि युग वगैरह पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना। फिर तृतीय उत्थान है, उत्थान अलग से ही है, वो छोड़ो, ये अलग बात है, इसको अपन जब पढ़ेंगे तभी देख लेंगे। यानी कि पहले गद्य पढ़ेंगे फिर पद्य पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। पद्य यानी कि काव्यखंड पढ़ेंगे, काव्यखंड में भी 3 धाराएं पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और जो ये ऑफलाइन पुस्तक है जो अपने पास हाथ में होती है, इसमें लगभग 482 पेज है, लगभग 500 मान लेते हैं, हो सकता है सबके अलग अलग हो। और चूंकि ये अपने पास जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ये पीडीएफ है ना, तो पीडीएफ में क्या होता है ना, जो पेज जो है ना छोटे होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाता है ना, तो पेजेस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, मतलब कम ही आ पाएंगे ना, कभी शब्द आ पाएंगे एक पेज में, तो पेजों की संख्या बढ़ जाती है अपने आप ही। ठीक है ना, तो ये कोई डाउट का विषय नहीं है। चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं अपन। कोई भी डाउट हो तो मुझे बीच में ज़रूर बताना। ठीक है ना। और भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये आदिकाल पढ़ लिया अपन ने। ये पूरी प्लेलिस्ट अपने पास है ही सही, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो यार को शेयर कर सकते हो आप। अब मतलब आपको भगवान ये जो आचार्य शुक्ल जी की जो पुस्तक है इसको खुद से पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। आप इसको खुद से नहीं भी पढ़ेंगे और सिर्फ ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्या है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हमने जो महत्वपूर्ण कवि है उनको तो पढ़ा ही है, साथ में गौण कवियों को भी पढ़ा है, और किसको छोड़ना है ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है ना। बस चलो आगे चलते हैं। आधुनिक काल, गद्य खंड, संमत 1900 से लेकर 1325, बस 1900 से लेकर 1925। अब इसका बताता हूँ मोटा मोटा। जो हमने वीरगाथा काल पढ़ा था वो 1050 से लेकर 1375 तक था, वो संवत में है, ये संवत में। ठीक है ना, संवत यानी कि 57 माइनस करेंगे। फिर वीरगाथा काल के बाद जब हमने भक्ति काल पढ़ा था, रुको एक सेकेंड, हाँ, जब भक्ति काल पढ़ा था हमने तो 1375 से लेकर लगभग 1700 तक था वो। ठीक है, 1700 तक संवत में है ये, संवत में। उसके बाद रीतिकाल हमने शुरू किया था 1700 से लेके 1900 तक, ये भी संवत में है। ठीक है, 57 माइनस करेंगे तो फिर ये ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रीतिकाल। अब आधुनिक काल जाहिर सी बातें शुरू होगा तो कहाँ से होगा, 1900 से लेके 1925 तक, क्योंकि शुक्ल जी जिस टाइम तक जिंदा है, जिस टाइम पे लिख रहे हैं वहां तक का तो लेंगे ना मोटा मोटा, ये ऐसा थोड़ा ले सकते हैं, ऐसा है। और बाकी बात करते हैं इसके गद्य खंड की, फिर पद्य खंड की बात करेंगे। तो फिलहाल ये आधुनिक काल है। अब 1900 का मतलब क्या हो गया, माइनस करेंगे तो 57। 1843 से लेके माना है आधुनिक काल की शुरुआत, किसने, शुक्ल जी ने 1843 से मानी है, ये आपको याद होना चाहिए। 57 माइनस करते हैं तो 1843 ही बचता है। अब बात करते हैं आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था। ठीक है भाई, आधुनिक काल के पहले गद्य की अवस्था क्या थी। ठीक है, सामान्य परिचय पढ़ेंगे पहले, प्रकरण 1 कि आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किसी परिमाण और किसी रूप में था। आधुनिक काल में के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किस परिणाम और किस रूप में था, संक्षेप इसका विचार कर लेना चाहिए भैया। अब तक साहित्य की भाषा ब्रजभाषा ही मानी जाती है, और जाहिर सी बात है ब्रजभाषा में जिसने लिख दिया, अवधि तो चलो हमको रामचरितमानस के वहाँ दिख जाती है, भक्ति काव्य में दिख जाती है, लेकिन फिर भी रीतिकाल जो एक बहुत ही अच्छा काल रहा है उसमें साहित्य की जो भाषा रही ना, ब्रजभाषा है, वहाँ पे ब्रजभाषा का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है उसको, है ना। तो कहा जाता है कि साहित्य की भाषा तो ब्रजभाषा ही थी, इसे सूचित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी बहुत भी मिलती है ना वो ब्रजभाषा में ही मिलेगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि खड़ी बोली हिंदी भी कोई भाषा होती है। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठ योग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी मिलते हैं, जिनका निर्माण काल संवत 1407 के आसपास है। किसी किसी पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका लिखने वाला पूछीबा, कहीबा आदि प्रयोगों के कारण राजपुताने का निवासी जान पड़ता है। इनके गद्य को हम संवत 1400 के आसपास के ब्रजभाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं। थोड़ा सा अंश यहाँ पे दिया हुआ है, ये अपने काम का नहीं है ना। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद आनंद स्वरूप है, शरीर जिन्हीं को जिन्हीं के नित्य गाए। ये पंक्तियां हम छोड़ सकते हैं क्योंकि ब्रजभाषा में ब्रजभाषा गद्य का एक उदाहरण यहाँ पे पेश किया गया है जो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इसे हम निश्चय पूर्वक गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान होता है कि ये किसी संस्कृत लेख का कथम भूति अनुवाद न हो, चाहे जो हो, ये संमत 1400 के आसपास ब्रजभाषा गद्य का नमूना है ये। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ब्रजभाषा गद्य। ठीक है, अर्थात बता रहे हैं भाई गद्य की शुरुआत कहाँ से हुई है पूरा बताना पड़ेगा ना यार, जैसे हमने काव्य पढ़ा तो ब्रजभाषा का अब गद्य भी पूरा पढ़ना पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक। तो ब्रजभाषा गद्य क्या है कि विठल नाथ, इसके उपरांत फिर हमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठल नाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नाम का एक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा था। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना हो जाएगी, ये गोसाई विठल नाथ जी की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम में, आगे पूछी जाएगी।
कि प्रथम ही सखी कहते हूँ जो गोपी जन के चरण विशेष सेवक की दासी करी जो इनको प्रेमामृत में डूबी के इनके मंद हास्य न जीते हैं अमृत समूह ता करी निकुंज विषय श्रृंगार रस श्रेष्ठ रसना कीनो सो पूर्ण होत बही। ये गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे दो और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए हैं जो बड़े भी है और जिनकी भाषा व्यवस्थित भी और चलती भी है। कौन कौन सा है कि इनमें वल्लभ संप्रदाय का अच्छा प्रसार है। इनके नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। इसमें प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोसाई विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी की लिखी कही जाती है, पर गोकुलनाथ जी के शिष्य की लिखी जान पड़ती है। अब ये भ्रम है कि 84 वैष्णवन की वार्ता और ये 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखी है, पर कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने लिखी है, कुछ लोग कहते हैं कि किसी और ने लिखी है। पर ठीक है, इसके फेर में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम प्रकरण 1 पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल का पहला अभी शुरू किया ये ब्रजभाषा गद्य। ठीक है, जो लोग लेट जुड़े हैं उनको बता दूंगा, ताकि वीडियो जब अपलोड होगी तो वहाँ देख लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था अभी इसे शुरू करने से पहले, क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी का कई जगह बड़े भक्तिभाव के साथ उल्लेख किया है। इसमें वैष्णव भक्त और आचार्य जी की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई है। इनका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। 252 वैष्णवन की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय लिखी गई मानी जाती है। ठीक है ना, तो याद रखना 84 वैष्णवन बड़ा होता है तो पहले आया थी ये रचना। ठीक है ना, तो याद रखना 84 वैष्णवन जो है ये पहले लिखी गई है, क्योंकि 84 पहले आता है ना और 252 बाद में आता है, तो 252 वैष्णवन की वार्ता ये बाद में लिखी गई है। अब आप कहोगे बोला यार ये इतिहास ग्रंथ क्यों नहीं माना गया है इनको, जब इनमें कवियों का वर्णन मिलता है, इतना सब कुछ डिटेल मिलती है, तो नहीं माना जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर। इनमें से प्रथम तो हाँ ये रहा, वल्लभाचार्य जी में इनका अच्छा प्रसार है, इनके नाम में ये ग्रंथ लिखे गए हैं। और एक जगह एक कथन और एक बात और लिखी गई थी यहाँ पे, हाँ वल्लभ संप्रदाय इनके पीछे, हाँ वल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रसार है, क्योंकि ये सांप्रदायिक विशेष प्रकार के ग्रंथ थे ये, इस वजह से इनको इतिहास ग्रंथ की कोटि में नहीं लिया जा सकता है। इनका कार्य जो था वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था और अपने भक्तों की वाणियों को फैलाना था, बस इतना सा ही था। ठीक है, इसलिए यहाँ से हमको इंट्रोडक्शन मिलता है, जानकारी मिलती है, परंतु वो हमारे लिए काम की है, पर इतिहास ग्रंथ हम फिर भी नहीं कहेंगे। तो 84 वैष्णवन की वार्ता पहले लिखी गई है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और औरंगजेब के बाद लिखी गई है लगभग 252 वैष्णवन की वार्ता। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रजभाषा में लिखी गई है, जिसमें कहीं कहीं पे बहुत प्रचलित अरबी और फारसी शब्द भी निष्कोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुणता और चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई है। उदाहरण के लिए उद्धृत नीचे दिया गया है। ये ब्रजभाषा वाली जो पंक्तियां ये मैं फास्ट फास्ट पढ़ दूं या नहीं भी पढ़ूं तो भी आपका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये अपने काम की नहीं है। और जैसे मेरी स्पीड तेज हो जाए या कम हो जाए तो मुझे तुरंत बता देना, उसी समय मैं उस पर पक्का काम करूंगा और हाथों हाथ ही आपको जैसे समझ में आए वैसी भाषा रखूंगा। सो श्री नंदगाम में रहतो हतो, सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़्यो हतो, सो जितने पृथ्वी पर मत है सबको खंडन कर तो, ऐसो वहाँ को नाम है। तो कुल मिला के तो गद्दे भी लिखते थे ना, तो गद्दे में भी ये तो तुकबंदी कर देते है ना, छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी ये काम का नहीं है अपने। नीचे दूसरा नाम दिया हुआ है नाभादास जी का, क्योंकि हम गद्दे पढ़ रहे हैं ना, तो गद्दे क्या क्या लिखा गया है पहले उनका हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले विठलनाथ जी की चर्चा कर दी हमने, श्रृंगार रस मंडन को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ब्रजभाषा गद्दे में, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ब्रजभाषा गद्दे चल रहा है अभी। नाभादास जी इन्होंने सम्मत 1660 के आसपास, अब आपको लग रहा होगा कि कहाँ यार आधुनिक काल में हम कहाँ भक्ति काल में चले गए, पर ऐसे नहीं होता ना। अब आधुनिक काल भारतेंदु युग आने से पहले पहले तो पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा हमको, है ना। नाभादास जी इन्होंने सम्मत 1660 के आसपास अष्टयाम नाम की एक पुस्तक बनाई थी ब्रजभाषा में, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन था। देखो अष्टयाम का मतलब ये होता है ना कि 8 प्रहरों का वर्णन है ना, 8 या 24 घंटे, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो कवि जिस विधा का होगा वो अष्टयाम में वही चीजें लिखेगा। जान कि जो राम भक्त होगा वो राम के ही दिनचर्या का वर्णन लिखेगा। जैसे देव ने भी लिखी अष्टयाम, तो देव श्रृंगारी कवि है, तो उन्होंने श्रृंगार का ही वर्णन किया है उसमें, है ना, नायिका के 8 प्रहरों का वर्णन किया है। तो इसमें भाषा दी हुई है, ये देखो यहाँ पे। तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भये, फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भये। यहाँ पे हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि नाभादास जी की एक पुस्तक मिलती है हमको अष्टयाम नाम से, इसमें भगवान श्री राम के 8 प्रहरों का वर्णन है।
ये याद होना चाहिए हमको, या दिनचर्या का वर्णन है। तीसरा है वैकुंठ मणि शुक्ल। संवत 1660 के लगभग वैकुंठ मणि शुक्ल ने ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ पर थे और ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म में लिखा है ना। वैकुंठ मणि ने किसने लिखा है? ये अगहन महात्म में लिखा वैकुंठ मणि शुक्ल ने। और वैशाख महात्म्य नाम की दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी है। अगहन वैशाख के महीने हैं ये, है ना। अब नीचे भाषा दे रखी है, छोड़ सकते हैं। अब उसके नीचे देखो एक चीज लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रजभाषा गद्य में लिखा एक नासिकेतोपाख्यान मिला है जिसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। समय संवत इतना इतना उपरांत है। भाषा भी व्यवस्थित है। कैसी है भाषा? व्यवस्थित। तो पढ़ लेते हैं कौन सी है। कि हे ऋषिवरों और सुनो, मैं देखो सो कहूँ, काले वर्ण महादुख के रूप जम किंकर देखे। पंक्तियां छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी काम की नहीं है अपने, ठीक है। इसके बाद है सुरति मिश्र, चौथे कवि है सुरति मिश्र। इन्होंने संवत 1760 ईस्वी में संस्कृत में एक सेकंड पेन पिट गया यार। इन्होंने 1767 में संस्कृत से कथा लेकर बेताल 25 लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में भी लिखा था। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1852 में आयने अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी है ना। तो देखो यहाँ पे एक पुस्तक है बेताल 25 नाम की, ठीक है ना। किसकी पुस्तक है? बेताल 25 सुरति मिश्र की। इसे आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में लिख किया, ठीक है ना। और जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने भी आयन अकबरी की, कोई काम की नहीं है सब चीज़ें। भाषा इसकी बोलचाल की है, जिसमें अरबी फारसी के बहुत सारे नमूने ही मिलते हैं। नीचे इसका उदाहरण दे रखा है। अब शेख अबुल फजल ग्रंथ को करता प्रभु को नमस्कार करके अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसद करे है, अरु कहे है कि या की बड़ाई और चेष्टा अरु चमत्कार कहाँ तक लिखूं, कहीं जात नहीं ताते या के पराक्रम अरु भांति भांति की दस्तूर व मंसूबा दुनिया की मैं प्रगट भये ताको संक्षेप में लिखत हूँ, ठीक है। इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती है, जिनमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता है। साहित्य की रचना पद्यमयी होती रही है, बहुत बढ़िया। गद्य का भी विकास यदि होता आता तो विक्रम की शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्याएं उपस्थित होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई है, उस धड़ाके के साथ न ली जा सकती है। कुछ समय सोच विचार कर वाद विवाद में जाता और कुछ समय दो प्रकार के गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती है। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ है, और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रजभाषा की गोद में दिखाई पड़ती थी, धीरे धीरे व्यवहार और शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी है। गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य जहाँ का तहाँ रह गया, और उपयुक्त वैष्णव वार्ताओं में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा, वैसा आगे चलकर नहीं दिखाई पड़ा। काव्य की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में मिलता था ना, वो भी बहुत ही अव्यवस्थित था, अशक्त था। उसमें अर्थों और भावों को भी संबंध रूप में प्रकाशित करने तक की शक्ति नहीं थी। ये टीकाएं संस्कृत की इते मरह और कथम्भूतम वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती है, इसके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनगढ़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए, पर टीका के उलझन से निकलना कठिन समझिए। बहुत बढ़िया। विक्रम की 18वीं शताब्दी में लिखी गई श्रृंगार शतक की एक टीका की कुछ पंक्तियां देखिए। उन्मत्त प्रेम रंभा दाल भंते यदंगना तत्ता प्रत्युह माधा तुम ब्रह्मापि खलु कातरह। नीचे चलते हैं। अंगना जो है स्त्री सु प्रेम के प्रति आवेश करी। और कहने का तात्पर्य ये है कि बोला जो मूल पुस्तक है ना, उसका अर्थ एक बार समझ में आ जाए, लेकिन जो इन्होंने टीकाएं लिखी है ये समझ में आना बहुत बड़ी बात है। अतः छोड़ सकते हैं इन पंक्तियों को, ये भी अपने काम की नहीं है। आगे बढ़कर संवत 1872 में जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका ली गई है, जो उनकी भाषा की भी यही दशा है। राघव शर लाघव गति छत्रा मुकुट जो है हंस संबल हंसु हंसु सहित मानव उड़ी के गयो, है ना। अब हालांकि ये पंक्तियां तो रामचंद्रिका की है, अतः ये केशवदास की
पंक्तियां मानी जाएगी, परंतु टीका जो नीचे लिखी गई है ये मानी जाएगी किसकी, जानकी प्रसाद वाली, ठीक है ना। काम की नहीं है, छोड़ सकते हैं बिल्कुल, पर हाँ ये है कि जानकी प्रसाद जी ने रामचंद्रिका की टीका लिखी है, ये हमको याद होना चाहिए। इसी ढंग की सारी टीकाएं की भाषा समझिए। सरदार कवि अभी हाल में हुए हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सतसई आदि की उनकी टीकाओं की भाषा अनगढ़ है और असंबद्ध है। सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठी हुई है, उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हो पाया था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ। अगर बढ़िया तरीका का गद्य साहित्य ब्रज भाषा में लिखा जाता, परिमार्जित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, तो ब्रज भाषा में गद्य लिखने में कोई संकोच नहीं है। परंतु खड़ी बोली को ग्रहण इसीलिए करना पड़ा क्योंकि व्यवस्थित और परिमार्जित तरीके से गद्य नहीं लिखा गया है ब्रज भाषा में। क्योंकि जो टीकाएं लिखी गई है, जो गद्य लिखा गया है, वो अर्थ का अनर्थ कर दे रहे हैं, उनमें समझ में ही नहीं आती चीजें। अब पढ़ेंगे हम खड़ी बोली का गद्य, ठीक है। देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली में खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो गई थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रजभाषा के साथ साथ खलिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बना भी दी थी। सबको पता है, जाहिर सी बात है। औरंगजेब के समय में फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो गई थी और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोग, हाँ एक सेकेंड, फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ है, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया है और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया है। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची है। दिल्ली, आगरी आदि पछाई शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी है। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर इंशा आदि इनकी उर्दू शायर पूर्व की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जातियां जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना पूर्वी शहरों में फैलने लगे और उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा भी खड़ी बोली भी लगी चलती थी, है ना। ये सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते थे। अतः धीरे धीरे पूर्व के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली थी। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यवहारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई है। ये खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी, ठीक है। मौलवियों और मुंशियों की उर्दू या मोहल्ला नहीं है, ये अपने ठेठ रूप में बराबर 50 से आई जातियों के घरों में बोली जाती है, ठीक है। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई है, उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों से निकालकर गढ़ ली गई है। शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो सम्मत 1900 के पूर्व तक पद्यमयी रहा है, भाषा ब्रजभाषा ही रही है और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे प्रांतों की बोलियाँ। साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ, है ना। पर किसी भाषा का साहित्य में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गई हुई पंक्तियाँ ही है तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था, ठीक है ना। अब मान लो जिस भाषा में, मान लो आपके गांव में जो भाषा बोली जाती है, क्या उसमें साहित्य नहीं मिलता तो क्या उसका प्रमाणिक नहीं माना जाएगा? क्या माना जाएगा ना। बस वही वाली बात है। ये पूछी गई है किसकी पंक्तियाँ आई है ना, शुक्ल जी की पंक्तियाँ आई है, यूजीसी नेट में पूछा गया है, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने इसके पहले भी खड़ी बोली अपने देशी रूप में वर्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में कभी कभी इसका व्यवहार कर देता था, ये दिखाया जा चुका है। भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्य की जो परंपरा चलती आ रही थी, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है, जैसे भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु। अब देखो इसमें क्या हो गया ना, भला हुआ, अरे बहुत भला हुआ, ये हुआ शब्द हो गया है ना। ऐसा लगता है जैसे हिंदी के खड़ी बोली के कुछ शब्द हैं कि बहुत बढ़िया हुआ यार, बहुत ही बढ़िया हुआ यार, कि भाई मेरा जो पति है वो युद्ध में मारा गया। ऐसा बिल्कुल, क्योंकि युद्ध से या तो जीत कर आना चाहिए या मर कर आना चाहिए।
युद्ध से हार कर आना तो लज्जा का काम माना जाता है। तो ये हेमचंद्र की पंक्तियां हैं ये, ठीक है ना। और 1000 बार एग्जाम में पूछी गई है। किसकी है ये? हेमचंद्र की। हेमचंद्र कौन है? अपने व्याकरण आचार्य, इनकी जिनकी व्याकरण पुस्तक है ना सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, ठीक है ना, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। और एक इनकी पुस्तक है कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित, ये भी पूछी जाती है। अब आप कहोगे कुमारपाल चरित इनकी है तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? कुमारपाल प्रतिबोध भी तो सुन रखी है आपने, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे लोग हो। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है वो है सोमप्रभ सूरी की, सोमप्रभ सूरी की, ठीक है ना। और हम पढ़ रहे थे भला हुआ जो मारिया बहने मारे कंतु, ये बहुत बढ़िया हुआ है यार कि मेरा कंतु, कंतु मतलब पिया, है ना। और नीचे पंक्तियां दी हुई है, बस वही पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा नहीं है। अड़बिही पत्ती नहीं जलू जो बिन बुआ हत, और सोऊ जुटी हर संकट पाया देवक लखी कोण मिटाया। बहुत बढ़िया। इसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सदुक्कड़ी भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हम कर चुके हैं कि वहां पर भी खड़ी बोली का अंश हमको नजर आ जाता था, है ना। कि कबीर मन निर्भल भया जैसे गंगा नीर, है ना। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, और राम कहे भला होएगा नहींतर भला न होए। बहुत बढ़िया। और आऊंगा न जाऊंगा मरूंगा न जीऊंगा, खाऊंगा न खाने दूंगा, गुरु के शब्द रम रम रहूंगा, है ना। अकबर के समय में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ मैं, अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन महिमा की नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। उनकी भाषा का नमूना दिया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी की पहली परिमार्जित पुस्तक या खड़ी बोली हिंदी का पहला गद्य ग्रंथ हमको मिलता है, चंद छंद वर्णन की महिमा। इससे पहले हमने पढ़ा था यार नाभादास का अष्टयाम, ठीक है ना, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, छोड़ दो उनको यार, वो ब्रजभाषा का गद्य है। बस नाम याद रखना है वहां पर वो किसका लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम खड़ी बोली पढ़ रहे हैं तो खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ है चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है ना। पहला परिमार्जित ग्रंथ तो हम राम प्रसाद निरंजनी का पढ़ते हैं, भाषा योग वशिष्ठ, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये पढ़ लो आप, गंग कवि का चंद छंद वर्णन की महिमा, एक गद्य पुस्तक की खड़ी बोली लिखी गई है इसमें। तो सिद्धि श्री 108 श्री श्री पातशाही जी श्री दलपति जी अकबर शाह जी आम खास में तख्त ऊपर विराजमान हो रहे हैं, और आम खास भरने लगा है जिसमें तमाम उमराव आए आए कुर्निश बजाए जुहार करके अपनी 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 बैठक पर बैठ जाया करे हैं, अपनी अपनी मिसल्स हैं। लैपटॉप मेरा बहुत ज़्यादा लैग करने लगा है, 2-5 करोड़ रुपए आ जाए कहीं से तो अच्छा सा लैपटॉप ले लूँ मैं भी बढ़िया वाला। जिनकी बैठक नहीं सो रेशम के रस्से में रेशम की लू में पकड़ के खड़े ताजी में रहे हैं। इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाह जी आद शेर, ये पंक्ति हमारे काम की है नहीं है, लेकिन हाँ क्या है हमारा काम का, जिसके नीचे लिखा हुआ है। इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती है, यह हिंदी खड़ी बोली है। यद्यपि पहले से साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं हो पाई थी। मतलब पहले लिखते तो सही लोग इसमें, पर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पहले साहित्य की भाषा नहीं मानी जाती थी। पर ये बात नहीं है, इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे ना। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट समाज के बीच में इस व्यवहार की भाषा बढ़ी है ना, तब से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी हुई मिल जाती है। पढ़ लिया अपन ने। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की है, खड़ी बोली की पहली गद्य ग्रंथ, खड़ी यानी कि खड़ी बोली हिंदी का पहला गद्य ग्रंथ है। अब मैंने बात किया है साफ सुथरी परिमार्जित, तो ये देखो अब आ गया अगला पैराग्राफ कि विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक एक बड़ा ग्रंथ लिखा है जो साफ सुथरी खड़ी बोली में है। हो गया ना, अतः ये पहला हो जाएगा लिखा हुआ पहला परिमार्जित ग्रंथ, है ना। परिमार्जित मतलब साफ सुथरा, ठीक है ना। अब एक प्रकार से तो आप शुक्ल जी का रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम, या नगेंद्र का रिवीजन करते रहो, या अपने नोट्स पढ़ते रहो, एक ही बात है। पर नगेंद्र जी को पढ़ोगे शुक्ल जी को पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम भी ज़्यादा जाएगा, पर ये बात है सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा। और नोट्स में क्या होता है, लिमिटेड चीज़ें पढ़ते हैं अपन, बार बार पढ़ते हैं ना, छूटने का चांस ज़्यादा रहता है। हो सकता है कि किसी टीचर ने, यार क्या बताऊँ यार, मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ टीचरों से यार, मतलब उनपे क्या है ना पूरा विश्वास कर लेते हैं अपन, और फिर जब एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है ना, हम उसको सही से टिक नहीं कर पाते और फिर हमारे गलत होने का चांस बढ़ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसी दिक्कतें हुई हैं।
ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँच बाँच कर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ देखकर किसकी बात कर रहे हैं अपन? राम प्रसाद निरंजनी की, जो भाषा एक विशिष्ट के रचनाकार हैं। स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख लाल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले भी खड़ी बोली गद्य का अच्छे से परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवरत हो गई थी। मुंशी सदासुख लाल और लल्लू लाल का नाम क्यों आया? क्योंकि इनको स्पेशली पैदा किया गया था कि तुम जाओ और खड़ी बोली हिंदी में ही शानदार शानदार ग्रंथ लिखो, ठीक है ना। तो इनसे पहले भी लिखी गई थी हिंदी के ग्रंथ, इसलिए ये बात कही गई है यहाँ पे। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपनी प्रस्तुत रूप में दिखाई पड़ता है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ, इसको लगा लो आप अंडरलाइन। ये पंक्तियाँ किसने कही है भैया? शुक्ल जी ने कही है। किसके बारे में कही है? भाषा योग वशिष्ठ के बारे में कही है। और भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचनाएं है? राम प्रसाद निरंजनी की। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी नहीं मिल जाएगी तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। भाषा योग वशिष्ठ का नीचे उदाहरण भी दिया गया है कि प्रथम ब्रह्म परमात्मा का नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं, जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद से सब जीव जीते हैं। अगस्त्य जी के शिष्य सूतक्षण के मन में एक संदेह पैदा हुआ, तब वो उसके दूर करने के कारण अगस्त्य मुनि के आश्रम में जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवान, आगे छोड़ दो भगवान, ठीक है, छोड़ सकते हैं क्योंकि काम का नहीं है हमारे, बस आपने भाषा देख ली कि हाँ यार, खड़ी बोली गद्य का पहला परिमार्जित ग्रंथ जो है भाषा योग वशिष्ठ है, जो कि राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। नीचे फिर से एक इसका अनुवाद दिया हुआ है, ख वाला, ख नंबर का पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि राम का नाम लिखा हुआ है इसलिए। हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट के राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसका शुद्ध वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होंगे तब तुम कर्ता होते हुए भी निर्लेप रहोगे। बहुत बढ़िया, देखो कितनी बढ़िया बात कही है ना ये। मतलब जब हम किसी काम को करते हैं और राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं ना, एक प्रकार से किसी मतलब उसका जो कार्य का फल हम हमारे ऊपर ग्रहण नहीं करते हैं ना, तो हम क्या हो जाते हैं, उस काम को करते हुए भी निर्लेप हो जाते हैं एक प्रकार से। जैसे हम क्लास में प्रेजेंट रहते थे बचपन में, है ना, और हमारी प्रेजेंट तो लग जाती थी पर हमको समझ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि हमारा ध्यान क्लास में रहता ही नहीं था, तो हमको हमारे कर्म का फल मिलता ही नहीं था। कहाँ से मिलेगा? क्योंकि हम तो कर्म में रत थे ही नहीं, क्लास में उपस्थित होते हुए भी क्लास में थे ही नहीं हम। वही वाली बात है। तब तुम कर्ता होते हुए भी निर्लेप रहोगे और हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम अलग रहोगे तब वीत राग भय क्रोध से रहित रहोगे। जिसमें आत्म तत्व पाया है वो वैसी स्थिति, वो जैसे स्थित हो वैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर आत्म तत्व को देखो। जब विगत ज्वर होंगे और आत्म पद को पाकर फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आ पाओगे। कैसी श्रृंखलाबद्ध साधुर व्यवस्थित भाषा है, ठीक है ना, ठीक है। इनके पीछे संवत 1818 में बसवा मध्य प्रदेश में निवासी पंडित दौलत राम ने हरिशयन आचार्य कृत जैन परिपुराण का भाषा अनुवाद किया था, जो इतने इतने पृष्ठों में था। भाषा इसकी उपयुक्त भाषा योग वशिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है तुम्हारे काम की नहीं है। इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच में खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं लादी गई थी और जैन समाज जिसके लिए ग्रंथ लिखा गया था बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया था उससे सर्वथा स्वतंत्र व अपने प्रकृत रूप में भी 200-250 वर्ष से लिखने पढ़ने के काम में आ रही थी। ये बात भाषा योग वशिष्ठ और पर पुराण में अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है पर पुराण वाला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, छोड़ सकते हैं इसको, है ना। अतः ये कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही है कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली है, ठीक है। नीचे पंक्तियाँ दी हुई है परिपि पुराण की, है ना, कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में विषय मगध नामा देश अति सुंदर है, जहाँ पुण्य अधिकारी बसे हैं, इंद्रलोक के समान सदा भोग उपयोग कर रहे हैं और भूमि विशेष सांठन के बाड़े शोभायमान हैं, जहाँ नाना प्रकार के अन्नों के समूह परिवर्तन समान ढेर हो रहे हैं। आगे चलकर संवत 1830 और 1840 के बीच
राजस्थान के किसी लेखक ने मंडोवर का वर्णन भी किया है, जिसकी भाषा साहित्य ही नहीं साधारण बोलचाल की है। नीचे चलते हैं। अवल में यहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम था, इस सबब से इस जगह का नाम मांडव्य आश्रम हुआ। इस लफ्ज का बिगड़कर मंडोवर हुआ है। छोड़ सकते हैं, काम का नहीं है। ऊपर जो भी कहा गया है कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ था, उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य से अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो, उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वो लिखित न हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला आता है। अतः खड़ी बोली के कुछ गीत, कुछ पद्य, तुकबंदियाँ खुसरो के पहले से अवश्य चलती आ रही होंगी। खुसरो की सी पहेलियाँ दिल्ली के आसपास प्रचलित थी, ठीक है, जिनके नमूनों पर खुसरो ने अपनी पहेलियाँ मुकरियाँ कही हैं। फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है। खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वो मुसलमानों की खास भाषा भी जचने लगी है ना। उसमें भूषण, सूदन आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया है। पर जैसा कि अभी कहा जा चुका है ना कि मुसलमानों के लिए हुए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देसी रूप में भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पछाड़ के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। अर्थात जैसे ही मुसलमानों के बाद मुसलमानों की भाषा का प्रयोग खड़ी बोली के साथ होने लगा, तो लोग इस अंतर को समझने लग गए, और जहाँ पर वो अंतर दिखाई देने लगा था, तो कहीं न कहीं उन लोगों ने खड़ी बोली हिंदी को कैसे अलग रखना है, और मुसलमानों ने जो शब्द उसमें मिक्स किए हैं अरबी फारसी को, उसको कैसे अलग रखना है, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखा गया है, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे किसी मुसलमान के पात्र के मुंह से कोई डायलॉग बुलाना है, तभी वो उस भाषा का इस्तेमाल करते थे जो अरबी फारसी के शब्द थे जिसमें, अन्यथा तो वो खड़ी बोली हिंदी, जिसे हम कह सकते हैं तत्सम प्रधान या थोड़ी बहुत तद्भव प्रधान, है ना। खड़ी बोली हिंदी का मतलब ये नहीं है कि अरबी फारसी के शब्द उसमें मिक्सअप रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और उसके प्रचार और उर्दू साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं है। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य भाषा शिष्ट हो गई है। जिस समय अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसमें उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे, उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू, साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट पुराण भाषण में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे, उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे, है ना। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुका था। अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था। पर शिष्ट समाज के बीच में उन्हें दो ढंग की भाषाएं चलती हुई मिली। एक तो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली का सामान्य देसी रूप, और दूसरा वो है जो मुसलमानों ने उन्हें दिया था, जो उर्दू कहलाने लगा था, ठीक है ना। और नीचे दिया हुआ है, अंग्रेज यद्यपि विदेश थे, पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया था कि जिसे उर्दू कहते हैं ना, वो न तो देश की स्वाभाविक भाषा है, न ही साहित्य साहित्य देश का साहित्य है, नहीं उसका साहित्य जो है देश का साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हो। इसलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई, तो वे गद्य की खोज में पड़े। तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी की भी, हिंदी मतलब शुद्ध खड़ी बोली की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उर्दू में थी न हिंदी में थी। जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी की गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उससे पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। भाषा योग, वशिष्ठ और परपी पुराण का उल्लेख हम कर चुके हैं। इसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था की गई अंग्रेजों की ओर से, है ना, तो उसके 2-1 वर्ष पहले ही मुंशी सदासुख लाल की ज्ञान उपदेश वाली पुस्तकें और इंशा की रानी कैती की कहानी ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ है, तो यह गलत है भाई। मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात का खंडन करता हूँ। मैं तलवार चला दूंगा अगर आपने इस चीज़ को कहा आपने कि अंग्रेजों के कारण ही खड़ी बोली हिंदी का परिमार्जित रूप निकल कर आया है। नहीं, मैं यहाँ पर इतने सारे उदाहरण देके स्पष्ट कर चुका हूँ कि पहले से ही खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार लिखने में हो रहा था, साहित्य में, और बाद में भी होने लगा है। पर इसका कारण ये मत कहो कि अंग्रेजों की प्रेरणा से हुआ है, नहीं, क्योंकि इससे पहले भी मुंशी सदासुख लाल और इंशा अल्लाह खान ने भी रचनाएं लिखी हैं पहले ही खड़ी बोली हिंदी में।
जिस समय दिल्ली उजड़ने के कारण इधर उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए थे और खड़ी बोली अपनी स्वाभाविक देसी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई थी, उसी समय में लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर भी गया था। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमयी था। हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा ब्रज भाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी मिश्रित रूप का। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई थी तब उसकी व्यापकता और बढ़ गई और हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी। इसलिए जब संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन क्लकास्ट ने देसी भाषा की गद्य पुस्तक तैयार करने की व्यवस्था की, तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि अध्यापक कौन है, जॉन गिलक्रास्ट है ना। खड़ी बोली हिंदी में और क्या बोलते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम ये पूरे हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, जगह भी पता होना चाहिए। और इसमें कौन है, हिंदी उर्दू के अध्यापक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी, जॉन गिलक्रास्ट की। ठीक है, जॉन गिलक्रास्ट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, परीक्षा में बहुत बार देखने को मिलेगा आपको ये। तो उसने क्या किया ना, गद्य की जब पुस्तकें तैयार करने की व्यवस्था की गई ना, तो उसने उर्दू और हिंदी के लिए अलग अलग टीचर्स का इंतजाम किया। बोला यार उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया है। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में ही लल्लू लाल जी, देखो आप, एक भी अक्षर इसका बंदे का दूसरा नहीं है, एक ही वर्ण में खड़ी बोली लिख रहा है, हिंदी लिख रहा है, देखो आप, लेकिन हिंदी वर्णमाला का एक ही वर्ण में पूरा नाम आ गया इस बंदे का, देखो आप, लल्लू लाल। इसलिए कहते हैं ना वॉट इन द नेम, नाम में क्या रखा है। रुको यार, पेन ही मेरा लेक कर रहा है, पता नहीं कैसे। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रम में लल्लू लाल जी गुजराती में खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिक के तोपख्यान लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1000 बार पूछा गया है, आगे ही पूछा जाएगा, फिर मत करना है ना। थोड़ा सा यार लैपटॉप लैग कर रहा है, एक सेकंड होल्ड करो आप, तब तक मैं पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कि फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी, रुको एक सेकंड, मुझे दोबारा कनेक्ट करने दो। ठीक है। हम्म, पेन काहे नहीं चल रहा यार, चलो पढ़ देता हूँ मैं, फिर चल जाएगा जब चला लेंगे। कि फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी गुजरात में खड़ी बोली के लिए गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इसको, ठीक है ना। कि फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी ने, तो लल्लू लाल जी गुजराती, क्योंकि लल्लू लाल जी गुजरात के थे, ठीक है ना, गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर, तो प्रेम सागर पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान, बात मानता हूँ बहुत ही छोटा सा नाम है एकदम, सदल मिश्र, लेकिन इतना भारी ग्रंथ है नासिकेतोपाख्यान, इसके नाम में, नाम से ही बड़ा, फिर याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। सदल मिश्र जो है, मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नाम का ग्रंथ लिखा है, ठीक है। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुआ है, इनको इसी क्रम में याद रखना पड़ेगा आपको, इसी क्रम में। पहले स से शुरू स पे खत्म, है ना, कि मेरी जिंदगी तुझसे शुरू तुझ पे खत्म। स से शुरू स पे खत्म, मुंशी सदा सुखलाल सदल मिश्र पे खत्म। स के बाद फिर से स, सैयद इंशा अल्लाह खान, लेकिन पहले स और से, स पहले आता है इसलिए आएगा पहले सैयद, है ना, ठीक है। सदा सुखलाल, सैयद इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ठीक है। और ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास पैदा हुए थे लगभग, ठीक है ना, मतलब पैदा नहीं हुए थे, उसके आसपास थे, ये जिंदा थे उस समय पे, मान के चल सकते हैं ना। तो ये क्रम आपको याद रखना ही है, मैं बोल रहा हूँ आपसे, मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल, सदा मिश्र, इसी क्रम में याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और ये रचना याद हो जाएगी आपको, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की और लल्लू लाल जी की प्रेम सागर। अभी तो और भी रचनाएं बाकी है यार, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट।
क्योंकि हम आधुनिक काल शुरू करते हैं, भारत हिंदू युग पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन लोगों को पढ़ते ही नहीं है, बुरा मान देते हैं ये, फिर एग्जाम में आते हैं तो नंबर कटवा देते हैं हमारे। मुंशी सदासुख लाल नियाज, ठीक है, कहाँ के थे भाई मुंशी सदासुख लाल नियाज, कहाँ के थे ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म जो था संवत 1803 में और मृत्यु जो है 1881 में हुई है। संवत 1850 के लगभग ये कंपनी की अधीनता में चुनार में एक अच्छे पद पर पद पर थे। ये इनका काम वाम पड़ोसी वड़ोसी कुछ याद नहीं रखना अपन को, ठीक है ना। दिल्ली के रहने वाले थे, सदासुख लाल का उपनाम नियाज था, खत्म बात, ठीक है। जन्म 1803 में, तो 1803 के हिसाब से अगर मैं माइनस करूँ 57 आजकल, तो कितने बचते हैं आजकल 57 माइनस करने पे, 13 में से 3 जाते हैं, 13 में से 7 जाते हैं तो 6, 9 में से 5 जाता है तो 4, तो लगभग 1746 बैठता है इनका टाइम। चलो बहुत बढ़िया। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सारी किताबें लिखी है और काफ़ी शायरी भी की है। अपनी मुंतखबुत तारिख, ठीक है, मुंतखबुत वारिक में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए। मुंतखबुत तारिख ये एक प्रकार की उर्दू में कह सकते हैं रचना, किसकी है ये, मुंशी सदासुख लाल नियाज की। बोला आपको सदा जीवन में सुख मिलेगा अगर आप ये वर्ड बोल पाओगे, कौन सा, मुंतखबुत तारिख, इसमें लास्ट में ख आ रहा है, तो सदा सुख से आपको याद रखना पड़ेगा, सुख और वारिक, ये याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। और शेष आयु वहीं हरिभजन में बिताई है। उक्त पुस्तक संवत 1875 में समाप्त हुई है, जिसके 6 वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हो गया। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कहीं उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक भी लिखी थी, जो कहीं पूरी नहीं मिली है। कुछ दूर तो सफाई के चलने के वाला गद्य जैसा भाषा योग वशिष्ठ का वैसा ही मुंशी जी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ता है। उसका थोड़ा सा अंश हम नीचे दे सकते हैं ना। अब देखो यार, मैंने अभी तक किसी भी गद्य का अनुवाद आपसे नहीं इम्पोर्टेंट कहा है, पर ये तो चारों लोगों का जो गद्य है ना, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1-2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ऐसा नहीं कहूँगा कि सदासुख लाल का पूछा गया है, इनमें से लल्लू लाल का और 1-2 का पूछा गया है, पर ये चारों नाम इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये उदाहरण दे रखा है ना, पढ़ लेते हैं अपन। इससे जाना गया है कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं है, आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो 100 वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए, और जो क्रिया भ्रष्ट हुई वो तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है, ठीक है ना। तो कम से कम ये शुरुआती पंक्तियाँ तो आपको याद रखनी है। चांडाल ब्राह्मण वाला जो उदाहरण है किसका यहाँ पे मिलता है अपन को, सदासुख लाल, यहाँ पे सदासुख लाल के पास में है ना, सदासुख लाल नियाज, ठीक है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं है, जो बात सत्य होए उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला। विद्या इसी हेतु पढ़ते हैं कि इसका तात्पर्य सत्ववृत्ति है वो प्राप्त हो और उससे निज रूप स्वरूप में लय हो जिए, है ना। इसे हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बातें कह के लोगों को बहकाइए। एक्चुअली में ये अनुवाद है एक प्रकार से ना, खड़ी बोली हिंदी नहीं पढ़ रहे, खड़ी बोली हिंदी का शुरुआती रूप है ये, है ना। तो बहकाइए, फुसलाइए और सत्य छिपाइए, व्यभिचारी कीजिए और सुरापान कीजिए, धन द्रव्य ठोर कीजिए और मन को तमोवृत्ति से भर दीजिए, निर्बल न कीजिए, निर्मल न कीजिए। तोता है सो नारायण का नाम लेता है, परंतु उसे ज्ञान तो है नहीं, ठीक है ना। मुंशी सदासुख लाल नियाज ने गद्य न तो किसी अंग्रेजी अधिकारी की प्रेरणा से लिखा था, न ही किसी दिए हुए नमूने पर लिखा है। वे एक भगवान के भक्त थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की भाषा, जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांत में ही प्रचलित थी, उसी से रचना की है। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया है। यद्यपि वो खास दिल्ली के रहने वाले अवैल जबान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडित और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा। इसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देखकर मुंशी सदासुख लाल ने खेद प्रकट किया और कहा, रस्मो रिवाज भाका दुनिया से उठ गया, ठीक है ना। रस्मो, अब भाषा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाका या भाषा, भाषा का मतलब हो जाएगा अपनी खड़ी बोली हिंदी, है ना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। किसकी पंक्तियाँ आई हैं, मुंशी सदासुख लाल नियाज की। इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं तो इसको यार, कि रस्मो रिवाज भाका का, क्योंकि ये चारों कवि हैं, इनको बहुत कम लोग पढ़ते हैं, गौण मात्राएं पढ़ते हैं, पर इनका प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, है ना।
इनकी भाषा ही पूछी जाती कि इनकी भाषा कैसी थी, ठीक है ना। सारांश ये है कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की है, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली है। इन प्रयोगों से ये बात स्पष्ट हो जाती है। स्वभाव करके वे दैत्य कला है, बहुता ज़्यादा चूक हुई। ये पंक्तियाँ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है। उन्हीं लोगों से बन आवे है जो बात सत्य हुई। काशी पूरब में है पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से में होई गो आवता है, इस करके आदि बोलते चलते हैं। ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती है। अर्थात मुंशी सदाशिव लाल नियाज़ ने खड़ी बोली हिंदी का प्रचार तो किया है, परंतु उन्होंने जो अपना जो दूसरी वाली भाषा है ना उर्दू का शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है। अरबी फारसी शब्दों से उन्होंने दूर रखा है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग जरूर किया है, ठीक है ना। और रस्म रिवाज दुनिया का भाका से उठ गया, ये पंक्तियां हम पढ़कर आए थे। रस्म रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया, ये मुंशी सदाशिव लाल नियाज़ की पढ़कर आए थे हम, ठीक है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह खान को, कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, ठीक है ना। एक बुक निकालता हूँ मेरे को, ठीक है। या तो आप लिख लेना या आपने लिखी हुई होगी ऑलरेडी, या आपके पास ऑलरेडी मिल जाएगी आपको ये डाटा। पांडे वाली बुक में मिलेगा ये कंटेंट जो मैं कह रहा हूँ आपको। बस एक सेकंड, इसमें ये दिया हुआ था कि मुंशी सदाशिव लाल नियाज़ की भाषा कौन सी थी, ठीक है। सदल मिश्र की भाषा कैसी थी, और इंशाअल्लाह खान की भाषा कैसी थी, चटकेली मटकेली टाइप से, है ना। और किसकी भाषा में पूर्वीपन का मिश्रण था, ये मिल गया मुझे। देखो मुंशी सदाशिव लाल ने लिखा है रस्म और रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया है, इसमें भी दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। मुंशी सदाशिव लाल नियाज़ की हम एक रचना पढ़ेंगे सुख सागर नाम की, इसको अब इंपॉर्टेंट लगा लेना। हालांकि जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास खुद से करवाऊंगा ना अलग से, जब नोट्स बना के, जब उसमें गद्य साहित्य नगेंद्र का भी निचोड़ रहेगा, शुक्ल जी का भी निचोड़ रहेगा और पुस्तकों का, तब मैं सारी रचनाएं करवाऊंगा। अभी अपन शुक्ल जी पढ़ रहे हैं तो शुक्ल जी के माइंड से पढ़ रहे हैं, अपन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। नगेंद्र पढ़ते हैं तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है ना। पर इसके अलावा हाँ, ये देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि इंशाअल्लाह खान की भाषा कैसी थी यार। इंशाअल्लाह खान नाम में ऐसा लग रहा है ना एकदम, मतलब उर्दू वाला नाम लग रहा है एकदम, तो कैसी भाषा हो जाएगी, चटकीली मटकेली अलंकृत किस्सा गोई शैली वाली भाषा हो जाएगी इनकी, ठीक है। इसके अलावा एक हो जाएंगे अपने, जबकि सदल मिश्र की जो भाषा थी उसमें पूर्वीपन लिए हुए थी और खड़ी बोली का व्यवहारिक था उसमें, है ना। सदल मिश्र की भाषा जो थी पूर्वीपन के लिए हुए, पूर्वीपन मतलब जिसमें थोड़ा बहुत भोजपुरी का भी पुट आ जाए सदल मिश्र की में, ठीक है। इसके अलावा तो कभी यार टाइम मिला ना और कभी मतलब मन हुआ तो मैं कभी पांडे वाली बुक भी पूरी पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको, है ना। देखो इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे अपन, वो तो फिर बाद में पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह खान आएगा जब, कि इंशाअल्लाह खान ने 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा की थी अपनी भाषा को। बोला पहला तो मैं बाहर की जो बोली है ना अरबी फारसी और तुर्की, इनका प्रयोग नहीं करूँगा। दूसरा ये है कि गंवारी अर्थात जो नॉर्मल भाषाएं थी ना उस समय की, ब्रजभाषा अवधी भोजपुरी, इनका प्रयोग नहीं करूँगा। और तीसरा भाकापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। तो बच्ची कौन सी, तत्सम तद्भव प्रधान खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग करूँगा केवल, ठीक है। तो बाकी तो